हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनोज कुमार। वेलकम टू द क्लास। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला मंगलवार को आया। दो सदस्यीय पीठ के द्वारा जो फैसला सुनाया गया, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच जो लंबे समय से एक विवाद चला आ रहा था, उस पर एक तरह से कहा जाए तो इस फैसले से पूर्ण विराम लग सकता है। सभी लोग जानते हैं कि देश जब से आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद जो है कि संविधान निर्माण के दौरान भी संविधान निर्माता राज्यपाल की भूमिका को लेकर के बड़े ही संवेदनशील थे। और उसके बाद राज्यपाल की जो भूमिका होनी चाहिए, जो उसकी शक्तियां जिस तरह से प्रयोग किया जाना चाहिए, उस पर देखा यह गया है कि जो अभी तक का पूरा जो इतिहास देखा गया है कि प्रायः वह विवाद के घेरे में रहता है। लेकिन जो मंगलवार का सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एक लोकतांत्रिक देश के लिए, एक संघीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण फैसला माना जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि ये मुद्दा आखिर आया क्यों और विवाद का कारण क्या है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जो भी ऐसे राज्य हैं जहां पर केंद्र या कह सकते हैं कि भाजपा शासित नहीं है, वहाँ के राज्यपाल विधेयकों के संदर्भ में या मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच एक जो मित्रवत संबंध होना चाहिए, इसका अभाव देखा जाता है। यही कारण है कि तमिलनाडु, केरला, पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने राज्यपाल पर भेदभाव या दलगत भावना में रहकर कार्य करने का आरोप लगाया है। लेकिन तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो है कि राज्यपाल RN रवि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और उन्होंने कहा कि हमारे पेंडिंग बिल जो है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और राज्यपाल इस पर जो है कि कोई फैसला नहीं कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये तमिलनाडु के राज्यपाल गवर्नर हैं रवि साहब। और एक तरह से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट सेट्स असाइड तमिलनाडु गवर्नर्स मूव ऑफ withholding assent to bill the ruling impact। असेंट माने अनुमति देना। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल के विधेयकों पर मंजूरी रोकने के कदम को खारिज किया है। अगर हम देखें राज्यपाल की भूमिका, तो राज्यपाल की भूमिका के संदर्भ में अगर बात करें हम, तो साफ है कि आर्टिकल 200 के तहत इसके पास 4 विकल्प होते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही होता है। लोकतांत्रिक देश में राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वह दलगत भावना से ऊपर उठकर काम करे, किसी भी राजनीतिक दल का पक्ष लिए बिना अपने संवैधानिक भूमिका को ध्यान में रख करके अपने कार्यों का निर्वहन करे। क्योंकि वह जब शपथ लेता है तो संविधान की शपथ लेता है। लेकिन जिस प्रकार से देखा गया कि जो ऐसे राज्य हैं जहां पर सत्ता पक्ष की सरकार नहीं है, वहां पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में जो तनाव है, इसको ध्यान में रखकर हम राज्यपाल की भूमिका को देखना मतलब अपरिहार्य हो जाता है। आर्टिकल 200 में साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि इसमें 4 विकल्प हैं। इस पर चर्चा करेंगे। और आर्टिकल 163 माने 163 उस पर चर्चा करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट अपने असाधारण शक्ति का प्रयोग करके किस प्रकार से इस पर फैसला सुनाई है, आर्टिकल 142 पर भी चर्चा करेंगे। और ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए इस टॉपिक को हमने लिया है। और ये आना तय है, जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होगा, आगामी जो एग्जाम होना है, उसमें किसी न किसी में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए, खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले तो हम राज्यपाल की भूमिका को देख लेते हैं। राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि संविधान निर्माताओं में इस बात को लेकर एक लंबा वाद विवाद चला और अंत में यह निर्णय लिया गया
कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। हालांकि यह किसी राजनीतिक दल का होकर नहीं रहेगा, बल्कि यह अपना जो निर्णय होगा वह एक आदर्श प्रस्तुत करेगा। तो राज्यपाल अपने सहायता के लिए आर्टिकल 163 के तहत या अनुच्छेद 163 के तहत मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद होगा, इसी की सलाह पर कार्य करेगा, इसी की सलाह पर अपनी कार्यवाही पूर्ण करेगा राज्यपाल। क्योंकि जो बिल होता है बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर या अनुमति के, बिना उसके एसेंट के वो कानून नहीं बन सकता। तो यहाँ पर समझिएगा कि जो मुख्यमंत्री होते हैं या मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री कौन होता है? राज्य विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है, और जो उसके दल के सदस्य होते हैं वो जनता के बीच से निर्वाचित होकर आते हैं, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आते हैं। तो लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जो जनता द्वारा निर्वाचित होता है प्रत्यक्ष रूप से, उस जनता के आकांक्षाओं को जो है उस सदन में लेकर आता है और उसे पूर्ण करने का प्रयास करता है। अगर उसमें कोई अवरोधक बनता है तो ये लोकतंत्र के आदर्श के अनुरूप नहीं माना जाएगा। इसीलिए 163 के तहत क्या कहा गया है कि राज्यपाल के सहयोग के लिए या इसकी सहायता के लिए मुख्यमंत्री सहित एक मंत्रिपरिषद होगा। फिर अनुच्छेद 200 में क्या कहा गया है? 200 में 4 इसके पास विकल्प होते हैं। किसके पास? गवर्नर के पास। या तो वो अनुमति दे, या तो अनुमति दे, या अनुमति ना दे, या तो अनुमति ना दे, या अनुमति देने से पूर्व पुनर्विचार के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए वो लौटा दे, पुनर्विचार के लिए सदन को लौटा दे। अगर वो द्विसदनीय है यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, तो दोनों सदनों द्वारा पुनर्विचार करके फिर उसी रूप में अगर प्रस्तुत किया जाता है राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल को मंजूरी देना ही होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि राज्यपाल के पास कोई भी विवेकाधीन शक्ति नहीं है, कोई भी वीटो पावर नहीं है, न तो पूर्ण वीटो न तो पॉकेट वीटो, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके पास। और अंतिम में इसी आर्टिकल 200 के तहत क्या कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखेगा। ये 4 विकल्प हैं इसके पास। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने इस निर्णय में, जो 2 सदस्यीय पीठ थी जिसके जस्टिस थे एक JB पारदीवाला और दूसरे थे R महादेवन, उन्होंने टाइम लाइन निर्धारित कर दी, हर इस विकल्प पर टाइम निर्धारित कर दी है। जबकि JB पारदीवाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एक उद्धरण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, संविधान चाहे कितना अच्छा भी, लेकिन उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं हैं तो बुरा साबित होता है। ये अगर आप मेंस में लिख रहे हैं तो ये कोटेशन अगर डाल देंगे, यहां से शुरुआत करेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपका। तो उन्होंने बिल्कुल सही भी कहा कि संविधान चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो, इसे लागू करने वाले अगर अच्छे नहीं हैं तो उसका परिणाम भी अच्छा नहीं प्राप्त होगा। तो देखिए यहां पर कहा गया कि अनुमति देने, अगर राज्य विधान मंडल के द्वारा किसी विधेयक को पास कर दिया गया है और वो राज्यपाल के पास भेज दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के अंदर आप अनुमति दीजिए। अगर आप पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं, पुनर्विचार के लिए अगर भेजते हैं ताकि सदन जो है कि या विधानमंडल रिकंसिडरेशन करे और उसके बाद अगर आपके पास भेजती है, तो आपको 1 महीने के अंदर ही उस पर कार्रवाई करना होगा। उस पर कार्रवाई 1 महीने के अंदर ही आपको करना होगा।
अगर राष्ट्रपति के लिए अगर आप आरक्षित करना चाहते हैं तो ये कार्यवाही 1 महीने में हो जानी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि आपके पास कोई भी वीटो का पावर नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु के 10 पेंडिंग बिल हैं जो लंबी मतलब काफी लंबे समय से जो है कि राज्यपाल की उस पर अनुमति नहीं मिली है, जबकि ये लोकतंत्र में बहुत ही घातक है। क्यों घातक है? क्योंकि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, जो जनता के द्वारा निर्वाचित होती है, वो जनता के कल्याण के लिए कार्य करती है। अगर वो विधेयक लाई है जनता के कल्याण के लिए, अगर वो कार्य पूरा नहीं हो रहा है तो जनता की भलाई भी नहीं होगी, तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना भी साकारित नहीं होगी। ये भी ध्यान रखे रहिएगा। तो यहां पर अनुच्छेद 200 के तहत ये 4 विकल्प हैं और चारों विकल्पों पर जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए, एक अहम फैसला सुनाते हुए ये जो है कि चारों निर्णयों पर अपना निर्णय दिया है। उसने साफ शब्दों में कहा है कि राज्यपाल को अवरोधक नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, एक उत्प्रेरक के रूप में काम करना चाहिए, एक उत्प्रेरक होना चाहिए। अगर हम यहां पर देखें तमिलनाडु विधेयकों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि के 10 लंबित विधेयकों पर सहमति रोकने के फैसले को अवैध और असंवैधानिक बताया, कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण करार देते हुए खारिज कर दिया। अब अगर हम बात करें आगे कि इस निर्णय का राज्यपाल की शक्तियों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, विशेषकर तब जब केंद्र और राज्य के बीच संबंध राजनीतिक रूप से तनावपूर्ण हो। तो यहां पर देखिएगा, अगर देखिए संघीय ढांचा क्या कहता है, संघीय ढांचा ये कहता है कि संघ केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन हो, वितरण इस तरह से हो ताकि लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं जनता की भलाई के लिए ज्यादा से ज्यादा कार्य कर सके। हमारा जो संविधान है वो जनता की भलाई के, क्योंकि सबसे ऊपर, संविधान से ऊपर तो कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को भी कहा है कि आप संविधान से ऊपर तो नहीं है, जो कुछ भी करना है आपको संविधान के दायरे में रहकर करना है। अगर जो टाइमलाइन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, महामहिम सुप्रीम कोर्ट ने जो टाइमलाइन दिया है, अगर उसके अंदर आप अपनी कार्यवाही पूरा नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत अपना फैसला सुना सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा भी है साफ साफ शब्दों में। तो यहां पर देखिए, केंद्र और राज्य के बीच जो तनावपूर्ण स्थिति होती है उसमें नुकसान किसका होता है? नुकसान जनता का होता है। और लोकतांत्रिक देश में अंतिम भलाई किसका करना है? अंतिम भला किसका होना है? जनता का। तो जब इस तरह से अगर केंद्र और राज्य के बीच तनावपूर्ण संबंध या राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच तनावपूर्ण संबंध अगर होगा तो उस राष्ट्र का विकास उसके अनुरूप नहीं होगी जो आकांक्षा लेकर सभी लोग आगे बढ़ते हैं। इस फैसले का असर केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब सहित अन्य विपक्षी शासित यानी कि अपोजिशन रूल्ड स्टेट जितने भी हैं, अपोजिशन रूल्ड स्टेट जितने भी हैं वहां पर इस तरह का देखा गया राज्यपाल के द्वारा। क्योंकि देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का मंगलवार का फैसला आया उसमें जो है कि केरल के मुख्यमंत्री भी काफी खुश नजर आए, क्योंकि उन्होंने जो वहां के गवर्नर हैं मोहम्मद आरिफ खान संभवतः यही नाम है, वो जो है वो भी कई ऐसे पेंडिंग बिल अपने पास रखे हुए हैं। उनका मानना है कि 3 ऐसे पेंडिंग बिल हैं जो 2 साल से अधिक समय हो गया, और 2 ऐसे पेंडिंग बिल हैं जो कि 1 साल समय हो गया है। तो वो भी इस पर जो है कि उन्होंने भी अपना टिप्पणी दिया है और काफी खुश हुए हैं। संविधान का अनुच्छेद 163 क्या कहता है? सामान्य रूप से राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित है। जब अनुच्छेद 200 विशेष रूप से विधेयकों को स्वीकृति देने के मुद्दे से संबंधित है, इस मुद्दे पर राज्यपाल के पास मौजूद शक्ति की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए दोनों प्रावधानों के साथ पढ़ा जाता है। यानी 200 में क्या कहा गया है आपको पहले हमने बताया, अनुच्छेद 200 में कहा 4 विकल्प है, लेकिन अनुच्छेद 163 में क्या कहा गया है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद है वो राज्यपाल के सहयोग देने के लिए है। तो चूंकि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद क्या है, ये निर्वाचित होकर लोग आए हैं और जनता के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आए हैं। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा, ऐसी स्थिति में यहां पर 163 ज्यादा प्रभावी माना जाएगा।
200 के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना ही दिया। अपने असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए, अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए पूर्ण न्याय को परिभाषित करते हुए उन्होंने अपना फैसला सुनाया। अब देखिएगा आगे हम लोग देखते हैं, When a bill passed by the legislature of the state is presented to the governor has 4 option, जो कि पहले हमने बताया, grant assent to the bill, अनुमति देना, withhold assent to the bill, मतलब बिल को रोके रखना, return the bills for reconsideration, चौथा क्या है, रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के लिए जो आरक्षित रखा जाता है ये है। ये 4 है आर्टिकल 200 के तहत, 200 के तहत। जब भी किसी राज्य के विधायक का, ये पहले हमने बता दिया है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 200 में कहा गया है कि जब कोई विधेयक किसी राज्य की विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया हो, विधान परिषद, अगर उस राज्य में विधान परिषद है तो, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वर्तमान में इन्हीं राज्यों में विधान परिषद हैं वाले राज्य की स्थिति में राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया हो तो उसे राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल या तो वह घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या उस पर अनुमति नहीं देता है, तो उस पर रोक लगाता है, तो विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है। तो यहां पर उसको सारा चीज बताना होगा और उसके लिए टाइम लाइन निर्धारित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब जैसा कि हमने पहले ही बताया कि अनुमति देना होगा तो 3 महीने के अंदर देना होगा। अगर पुनर्विचार के लिए भेजता है और पुनर्विचार दोनों सदन या जिस राज्य में दोनों सदन है नहीं मानते हैं, जो पहले जो विधेयक का रूप था उसी रूप में अगर राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है तो राज्यपाल उस पर 1 महीने तक ही अपने पास रोक सकता है, अन्यथा वो माना जाएगा कि ये पास हो गया है और अनुमति देता है, अनुमति रोक लेता है। और राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के पास विचार करने के लिए सुरक्षित या आरक्षित रख सकता है। यह भी कार्रवाई राज्यपाल को 1 महीने के अंदर करना होगा। तो ये 3 में जो है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो टाइम लाइन निर्धारित किया गया, अगर ऐसा नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा के तहत उस पर फैसला सुना सकती है। इस अनुच्छेद में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल जितनी जल्दी हो सके धन विधेयकों के अलावा अन्य विधेयकों को एक संदेश के साथ लौटा सकते हैं, जिसमें सदन से अनुरोध किया गया है कि वे इसे आंशिक रूप से या पूरे रूप से पुनर्विचार करें। हालांकि एक बार जब विधानसभा विधेयक पर पुनर्विचार करती है और इसे एक बार फिर राज्यपाल के पास भेजती है तो राज्यपाल इस पर अपनी सहमति नहीं रोकेंगे। देखो साफ शब्दों में ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, नहीं रोकेंगे। जो विपक्ष शासित राज्यों में सरकार और राज्यपाल के बीच रस्साकसी मुख्य रूप से प्रावधान के शब्दों में निहित है। प्रावधान में कहा गया है कि राज्यपाल को विधेयक को जितनी जल्दी हो सके वापस करना चाहिए, लेकिन इसमें कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। राजभवनों ने इस अस्पष्टता का उपयोग विधेयकों को राज्य विधानमंडलों को वापस किए बिना अनिश्चित काल तक के रोके रखने के लिए, जिस तरह से राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो देखते हैं ना, आप लोग पढ़े होंगे पॉकेट वीटो, उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति अपने जेब में रख लिया और उस पर जो एसेंट मतलब जो अनुमति देना है उस पर नहीं दिया है, वो अनिश्चित काल के लिए। लेकिन राज्यपाल के पास पहले ही हमने बता दिया कि राज्यपाल के पास न तो पूर्ण वीटो है न तो पॉकेट वीटो है, इस तरह का कोई भी वीटो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो यहां पर रोके रखने के लिए किया गया है। विधेयक पर निर्णय लेने में अनिश्चित समय सीमा वास्तव में निर्वाचित सरकार को पंगु बना सकती है। देखिए जो हमने बताया आप सभी को पहले कि पंगु बना सकती है, पंगु बना सकती है। निर्वाचित सरकार को पंगु बना सकती, किस तरह से पंगु बना सकती है? क्योंकि भाई जनता के कल्याण के लिए जो भी विधेयक लेकर आएगी सरकार विधानसभा में या विधानमंडल में, तो उस पर राज्यपाल, अगर राज्यपाल की अनुमति की ही अब बात की जाए कि अनुमति नहीं देता है तो निर्वाचित सरकार पंगु तो हो ही जाएगी, यही इसमें कहा गया है। और
जिसमें राज्यपाल अपने विवेक का फिर से इस विवेक का इस्तेमाल मनमाने ढंग से या विधेयक पर निर्णय लेने में अनिश्चित समय सीमा वास्तव में निर्वाचित सरकार को पंगु बना सकती है। साथ ही विधेयकों को स्वीकृति देना उन कुछ क्षेत्रों में से एक है जिसमें राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फिर से इस विवेक का इस्तेमाल मनमाने ढंग से या व्यक्तिगत पसंद के आधार पर, देखिए राज्यपाल व्यक्तिगत पसंद के आधार पर कोई किसी भी विधेयक पर निर्णय नहीं देगा, क्योंकि उसका व्यक्तिगत पसंद यहां पर नहीं चलेगा, क्योंकि संविधान सर्वोच्च है और उसमें जनता की भलाई निहित है। तो यहां पर व्यक्तिगत पसंद की कोई बात ही नहीं है, पर नहीं किया जा सकता, बल्कि केवल संवैधानिक शर्तों के तहत ठोस कारणों से किया जा सकता है। तो यहां पर देखिए अगला चीज, एडिशनली आर्टिकल 200 uses the word shall, which indicates that the framers of the constitution intend a mandatory tone the governor on these aspects। इसमें क्या कहा गया है कि 200 में करेगा शब्द का प्रयोग किया गया है, जो यह दर्शाता है कि संविधान निर्माताओं ने इस पहलू पर राज्यपाल के लिए एक अनिवार्य लहजे का इरादा किया है। करेगा, तो करेगा क्या है? रोक रखना करेगा नहीं है, बल्कि वह अनुमति देगा। मतलब संविधान के दायरे में रहकर राज्यपाल की जो भूमिका है वो अपने भूमिका का निर्वहन करेगा। यहां पर ये अगला देखते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा मामले में नवाब रेबिया और बामंग फेलिक्स बनाम उपसभापति में 2016 के अपने एक ऐतिहासिक फैसले में इस पहलू पर संक्षेप में चर्चा की थी, करेगा पर। बेशक राज्यपाल अनिश्चित काल के लिए किसी विधेयक पर सहमति नहीं रोक सकते, लेकिन उन्हें इसे एक संदेश के साथ विधानसभा को वापस करना होगा और इसमें विधेयक में संशोधन के लिए उनकी सिफारिश शामिल हो सकती है। यह नियम 102 और नियम 103 का विषय है, जो इस प्रकार है। 102(1) में क्या कहा गया? जब विधानसभा द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल द्वारा विधानसभा को एक संदेश के साथ वापस किया जाता है, जिसमें अनुरोध किया जाता है कि विधानसभा विधेयक या उसके किसी निर्दिष्ट प्रावधान या उनके संदेश में अनुशंसित किसी भी संशोधन पर पुनर्विचार करे। मतलब उसका कहना यही है, 102(1) में यही कहा गया है कि अगर राज्यपाल पुनर्विचार के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए विधानसभा को लौटाती है या विधानमंडल को लौटाती है, तो उसका साफ साफ संदेश रहेगा कि भाई ये इन पर या पूरे विधेयक पर या विधेयक के किसी प्रावधान पर, इस पर आप विचार करिए। बस इतना ही कर सकता है, पुनर्विचार करें। तो अध्यक्ष विधानसभा में राज्यपाल का संदेश पढ़ेगा। यदि विधानसभा सत्र में नहीं है तो निर्देश देगा कि इसे सदस्यों की जानकारी के लिए प्रसारित किया जा सकता है, अदालत ने कहा था। तो इसमें क्या है? इसमें यह है कि अगर सत्र न चल रहा हो, पहले तो विधानसभा अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा और विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से सदन में रखा जाएगा। अगर सत्र ना चल रहा हो तो क्या होगा? सदन अगर न चल रहा हो तो सदस्यों के बीच इसे प्रसारित किया जाएगा और प्रसारित किया जा सकता है, अदालत ने यह कहा गया था। सर्वोच्च न्यायालय में राज्यों की दलील क्या थी? राज्यों की दलील क्या थी? तमिलनाडु के अलावा केरल, तेलंगाना, पंजाब ने भी इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की थी। केरल ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि 3 विधेयकों को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान 2 साल, देखिए पहले हमने बता दिया, और अधिक समय से, और 3 विधेयक 1 साल से अधिक समय से लंबित हैं। देखिए ये हाल है। इस मुद्दे पर केरल उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें राज्य सरकार को प्रतिवादी बनाया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था। केरल उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, यहां पर देखिए, जिसके बाद राज्य को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इसी तरह से तेलंगाना ने तर्क दिया था कि राज्यपाल
तमिलिसाई सुंदरराजन के पास 10 से अधिक प्रमुख पेंडिंग बिल हैं। उनमें से 7 विधेयक विधानसभा द्वारा पारित किए गए थे और सितंबर 2022 में राज्यपाल की सहमति के लिए भेजे गए थे। इस पर भी उनकी सहमति नहीं मिली है। तमिलनाडु ने तर्क दिया था कि राज्यपाल क्षतिपूर्ति आदेशों, दिन प्रतिदिन की फाइलों, नियुक्ति आदेशों, भर्ती आदेशों को मंजूरी देने, भ्रष्टाचार में शामिल मंत्रियों, विधायकों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच को सीबीआई को सौंपने, तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर न करके पूरे प्रशासन को ठप कर रहे हैं, राज्य प्रशासन के साथ सहयोग न करके प्रतिकूल रवैया बना रहे हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो राज्यपाल क्या है, राज्यपाल की भूमिका किस तरह की होनी चाहिए? एक उत्प्रेरक के रूप में होना चाहिए। साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल एक दार्शनिक होना चाहिए, मित्र होना चाहिए, एक संयोजक की भूमिका में होना चाहिए। वो संविधान से ऊपर नहीं है, बल्कि वो संयोजक, मित्र और दार्शनिक के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच जो रस्साकसी है, एक तरह से कहा तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है, ये दूर हो जाएगी। क्योंकि राज्यपाल का जो संविधान की रक्षा को लेकर के वो शपथ लेता है, उसको ध्यान में रख करके इसमें एक तरह से कहा जाए तो दलगत भावना से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। किसी राजनीतिक दल का एजेंट बनकर काम नहीं करना चाहिए या किसी के इशारे पे काम नहीं करना चाहिए। जनता की भलाई ही सर्वोच्च होनी चाहिए, क्योंकि उसका व्यक्तिगत पसंद इसमें कोई मायने नहीं रखता है। तो ये फैसला अहम है। और इस तरह से अगर देखा जाए, जो टाइमलाइन निर्धारित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये आगामी राज्यों के जो विधेयक है जो लंबित रहते हैं, जो एक तरह से कहा जाए कि अपोजिशन साइड वाले जो स्टेट है, मतलब जहां पर अपोजिशन का मतलब भाजपा शासित नहीं है, वहां पर जो है कि ये निर्णय जो है कि काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। और भविष्य में भी क्या ये तनाव में कमी आएगी इस निर्णय से, ये तो साफ लग रहा है कि तनाव में कमी आएगी। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो टाइमलाइन हमने दिया है, अगर उसके अंदर आप अपनी कार्रवाई नहीं पूरा करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा के तहत क्या करेगा, उस पर अपनी सुनवाई कर सकता है। तो आई होप कि आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। और पर डे की तरह आप लोगों के बीच में हम ऐसे ज्वलंत या महत्वपूर्ण मुद्दे लेकर आएंगे जो कि आपकी मुख्य परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।